हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डेस्क में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सबों ने राम मनोहर लोहिया का समाजवाद और जेपी की संपूर्ण क्रांति, इस दो टॉपिक पे आप सबों को मैंने उन दोनों के विचारों से संबंधित कई मुद्दों को आपके सामने रखा था। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो बेसिकली बिहार के एक प्रमुख जो राजनीतिक कर लीजिए, विधिवेत्ता कर लीजिए, और बिहार के निर्माता के रूप में जिनको हम जानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आज का ये वीडियो है। दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा पे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि देखिए, अब शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने के जमाने आ चुके हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि हर सेक्शन में प्रश्न संख्या 1 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन का है, और पहले से भी मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट में, थिंकर्स वाले पार्ट में टिप्पणी के रूप में थिंकर्स और विचारक के उनके योगदानों को या उनके विचारों को पूछा जाता था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो। तो इनसे अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हमें उन प्रश्नों के तरफ सोचना होगा जो प्रश्न आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आ चुके हैं उनकी ठीक है, अभी तक कई परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि नए पैटर्न में आयोग कुछ ऐसे प्रश्नों को समाहित करे जो बिल्कुल नया हो और आप सबों के लिए बिल्कुल ही वह अनजान हो। तो मेरा उद्देश्य कुछ वैसे ही प्रश्नों को पकड़ में लाने की है और वैसे ही प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का है। तो दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा का जब हम आधुनिक बिहार के निर्माण में योगदान की जब बात करते हैं, तो आप जब उनके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि इनके बिना शायद आज जिस बिहार की कल्पना हम कर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल होता। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि 18 नवंबर 1871 को सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार में जन्म हुआ था, और वो आपको पता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर को। वो एक विधिवेत्ता थे, पटना विश्वविद्यालय के वो कुलपति रह चुके थे, बिहार और उड़ीसा सरकार के प्रथम वित्त मंत्री रह चुके थे, और बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। और उनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो है बिहार हेतु आंदोलन चलाने का। जो उन्होंने पृथक बिहार के निर्माण से संबंधित जो आंदोलन चलाया, उसमें उनका अप्रतिम योगदान है। वो 1889 यानी 90 से पहले इंग्लैंड गए और वहां 3 वर्ष बाद वकालत करके लौटे, ठीक है। और 1918 में उन्होंने अली इमाम के साथ सर्चलाइट का संपादन भी किया था। तो दोस्तों, ये उनके कुछ व्यक्तित्व से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो फैक्चुअल थी, ठीक है। मुख्य जो उनकी विचार है वो है सच्चिदानंद सिन्हा का आधुनिक बिहार के निर्माण में क्या योगदान था। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार की मांग 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उसे पृथक राज्य के रूप में बनाने की मांग शुरू हो चुकी थी। पृथक राज्य से तात्पर्य यह है कि पहले बिहार और उड़ीसा जो थे वो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आते थे, और बिहार का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं था। वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, यानी बंगाल राज्य जो उस समय कह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन जो था, उसी का एक हिस्सा मात्र था। इसकी कोई अपनी प्रशासनिक संरचना नहीं थी, कोई राजनीतिक संरचना नहीं थी, कोई आर्थिक संरचना नहीं थी। पूरी तरीके से ये बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ मिला हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। तो उसकी मांग अलग हुई 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और 1894 में महेश नारायण ने बिहार टाइम्स का संपादन जब किया था, तो सबसे पहले पृथक बिहार की मांग को उन्होंने उठाया था। और 1894 में बिहार टाइम्स जो था उसका जो प्रकाशन हुआ था, तो उसने बिहार के लिए नवजागरण उत्पन्न करने और बिहार के लोगों में एक जनचेतना, एक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से इसका प्रकाशन किया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर एक बहुत ही बड़े पृथक बिहार के निर्माण, राज्य के निर्माण की बात आगे बढ़ी और अंततः बिहार का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने भी योगदान दिया था, ठीक है। अब बात आती है कि सच्चिदानंद सिन्हा को आखिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि वो बिहार के निर्माण के लिए इतने प्रयासरत हो गए।
आखिर ऐसे कौन से कारण थे? तो एक तो कारण ये था कि बंगाल का प्रशासनिक भार कम करना, ये एक सामूहिक कारण लगता है कि पृथक बिहार की मांग के कारण में से एक था कि बंगाल का प्रशासनिक भार कम करना। क्योंकि आप सोचिए कि आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जब आप देखेंगे तो कितना बड़ा प्रांत बन जाता है वो। आपने बंगाल का विभाजन जब पढ़ेंगे, बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, तो उसमें भी यही कारण बताए गए थे कि बंगाल का प्रशासनिक बोझ को कम करना है, जो कि घोषित था, लेकिन उसका एजेंडा कुछ अलग था, वो बाद की बात है। तो पृथक बिहार के मांग के कारणों में पहला तो था कि बंगाल का प्रशासनिक भार कम करना। अब दोस्तों देखिए, दूसरा क्या है कि चिदानंद सिन्हा आखिर क्यों बिहार निर्माण के लिए प्रेरित हुए, क्यों उद्योलित हुए? तो जब वो इंग्लैंड गए थे दोस्तों, जब वो इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में जाने के बाद उन्होंने वहां देखा कि बिहार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंग्लैंड में जो संसद है, चाहे इंग्लैंड के जो प्रशासनिक वहां काम करने वाले लोग हैं और जो औपनिवेशिक साम्राज्य को वहां से चलाने वाले लोग थे, उनके लिए बिहार का कोई अर्थ ही नहीं था। उनके लिए बिहार कोई अस्तित्व की चीज ही नहीं थी, वो सिर्फ बंगाल को जानते थे। तो एक बिहार के व्यक्ति होने के नाते जब वो इंग्लैंड गए तो उनके लिए ये बड़ा ही एक क्षुब्ध करने वाली बात थी, एक बहुत ही दुखदायी बात उनको लगी और एक अपमानजनक बात उनको लगी। तो इसी अपमानजनक बात के कारण जब उन्हें यह महसूस हुआ कि इंग्लैंड में बिहार का कोई प्रशासनिक संरचना का कोई नाम ही नहीं है, इससे वो दुखी हुए और पृथक बिहार के निर्माण के लिए प्रयासरत हो गए कि अरे यार, तो इंग्लैंड में कोई बिहार को जानता ही नहीं है, बिहार एक प्रशासनिक संरचना के रूप में भी अस्तित्व में नहीं है उनकी नजर में। तो इस चीज से अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने आधुनिक बिहार के लिए या पृथक बिहार के निर्माण के लिए प्रयास करना शुरू किया। और भारत के मैप पर बिहार नहीं है, यह उनके लिए अपमान के समान था। न इंग्लैंड में उसकी पहचान है, न भारत के मैप पे बिहार का कोई पहचान बन पा रहा है। राजनीतिक, प्रशासनिक और ऐतिहासिक कारणों से बिहार को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, जबकि बिहार को आपके बारे में पता है कि मगध जैसा क्षेत्र रहा था वो, और कई साम्राज्यों की स्थापना हुई थी वहां, और कई ऐसे कारण थे जो बिहार को ऐतिहासिक रूप से महत्व प्रदान करते थे। ठीक है, तो उनको लगता था कि राजनीतिक, प्रशासनिक और ऐतिहासिक कारणों से बिहार को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। इन सबों से वो क्षुब्ध थे। इसीलिए जब 1910 में बंगाल विधान परिषद से जब वो निर्वाचित होते हैं तो वहां उन्होंने पूरे जोर शोर से बिहार के पृथक बिहार के निर्माण की मांग की, और उसका परिणाम यह हुआ कि सिन्हा जो थे 1906 में पृथक बिहार की राज्य वाली पत्रिका को निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने पृथक बिहार की मांग करने वाली पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया, और 1894 में महेश नारायण ने जो बिहार टाइम्स निकाला था, तो उस पत्रिका का जो निकाला गया था, तो उस पत्रिका को निकालने के कारण उन्होंने यह कहा था कि यह सिर्फ एक पत्रिका का जन्म नहीं है, बल्कि बिहार के पुनर्जागरण काल का वह प्रथम दिन है। पुनर्जागरण काल कह रहे हैं वो बिहार के लिए उस पत्रिका का, क्यों? क्योंकि उसी पत्रिका ने सबसे पहले पृथक बिहार के निर्माण की बात की थी, पृथक बिहार का अस्तित्व की बात की थी। सिन्हा जी ने नंदकिशोर लाल ने बंगाल के तत्कालीन उपराज्यपाल अलेक्जेंडर मैकेंजी को उसी वर्ष उन्होंने 1906 के आसपास में ही दोनों ने मिलकर, जो उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल थे बंगाल के अलेक्जेंडर मैकेंजी, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, किस लिए? बिहार के पृथक निर्माण की मांग के लिए। उन्होंने अपनी पुस्तक द पार्टीशन ऑफ बंगाल या द सेपरेशन ऑफ बिहार द्वारा बंगाल से अलग बिहार की रूपरेखा प्रस्तुत की, तथा इसी समय बिहार टाइम्स का नाम बिहारी रखा गया। सब ये 1906-07 की घटना है दोस्तों। 1906-07 के उन्होंने अपनी पुस्तक में द पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी द सेपरेशन ऑफ बिहार और सेपरेशन ऑफ बिहार द्वारा बंगाल से अलग बिहार की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इसी दरमियान बिहार टाइम्स का नाम बिहारी रख दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक पत्रकारिता के माध्यम से एक विचार रखने का प्रयास किया, और पत्रकारिता के माध्यम से पृथक बिहार के मांग को जोड़ पकड़ाया, और लोगों के अंदर यह जन चेतना स्थापित करने का प्रयास किया कि हमें बिहार, अलग बिहार, पृथक बिहार की मांग
करनी चाहिए और अलग बिहार बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार की अपनी राजनीतिक, अपनी प्रशासनिक, अपनी ऐतिहासिक, अपनी सांस्कृतिक पहचान है और इसे वो पूरे भारत में एक अलग पहचान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए दोस्तों उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। तो इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे कई और कारणों से जो होकर 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसी के बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया और पटना को उसकी राजधानी बनाई गई। लेकिन उस समय भी बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। उड़ीसा को बिहार से अलग नहीं किया गया था, सिर्फ बंगाल से दोनों अलग किया गया था। तो 31 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा प्रांत बने रहे और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी एक नया प्रांत बना दिया गया और बिहार बिल्कुल एक स्वतंत्र प्रांत की तरह स्थापित हो गया। आगे आपको पता है कि बिहार के स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के में झारखंड की मांग बहुत तेजी से जोर पकड़ी थी, लेकिन बीच में वो कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए हुआ झारखंड के का जो झार प्रदेश के नाम से जो मांग उठी थी, उसकी मांग धीरे धीरे इस परिणाम पे पहुंची कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड के रूप में एक नए राज्य की स्थापना हुई जो बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर बनाया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात पुरुलिया और पुरुलिया जिले और पूर्णिया के कुछ हिस्से को बंगाल को भी दे दिया गया। तो दोस्तों ये मोटा मोटी सच्चिदानंद सिन्हा का आधुनिक बिहार के निर्माण में योगदान है। बेसिकली उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, जनमत तैयार करने के माध्यम से और लोगों में एक जन चेतना स्थापित करके उन्होंने, और संवैधानिक तरीके से जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए, जब वो अध्यक्ष बने कहीं के, तो वहां उन्होंने पुरजोर तरीके से बिहार, पृथक बिहार के निर्माण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, हमेशा अपनी मांग उठाई और सर अली इमाम, मजहरूल हक और महेश नारायण जैसे लोगों का इनको समर्थन मिला और इन लोगों के सहयोग से उन्होंने एक बहुत ही बड़े आंदोलन की शुरुआत की जिसमें कि बिहार के निर्माण की पटकथा लिखी गई और अंततः उनके प्रयासों से आपको पता है कि 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों ये सच्चिदानंद सिन्हा के आधुनिक बिहार के निर्माण में योगदान है। दोस्तों देखिए, अगर देखिए बीपीएससी के मूड को समझिए, अगर वो गांधी और उनका सत्याग्रह पे प्रश्न पूछ सकता है तो आने वाले समय में वह यह भी पूछ सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता, यह टिप्पणी आ सकती है दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता या आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान 200 शब्दों में पूछ देगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड होंगे, देखिए मौलाना मजहरूल हक हो गए, श्री कृष्ण सिंह हो गए, उसके बाद आपको अबुल कलाम मजहरूल हक हो गए, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि होम रूल लीग में उनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरे, बिहार के कई ऐसे छोटे छोटे जो थे, जैसे कुछ क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे बिहार के। दूसरा, जैसे कि छोटे छोटे जो आंदोलन हुए दोस्तों, जैसे बर्खास्त आंदोलन पे आपसे पूछा जा सकता है कि बर्खास्त आंदोलन पे बताओ, चंपारण सत्याग्रह पे 200 वर्डों में लिखो। उसके बाद आपको जो नंगी हड़ताल हुई थी उस पर टिप्पणी पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आप जो आधुनिक बिहार का इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें इन सब चीजों को, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पॉइंट आउट करके आपको उसके छोटे से नोट्स बना लेने हैं, 200 वर्ड का, 150 वर्ड का, 250 वर्ड का, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हो तो आप उसको आसानी से हल कर लीजिए। दूसरा दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि आपको जब भी आप बिहार के मॉडर्न इंडिया का जो तैयारी कीजिए, बिहार के जो मॉडर्न बिहार है उसके इतिहास की जब आप तैयारी कीजिए, मॉडर्न बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री जब आप तैयार कीजिए, तो साथ साथ आप पूरे मॉडर्न इंडिया का जो बहुत ही लैंडमार्क जो इवेंट्स है आप उसको जरूर तैयार कर लीजिए। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी की भूमिका, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, कांग्रेस का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, इन सब चीजों पे आप अपनी पकड़ बनाइए। क्योंकि जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप सबों को बताया था कि प्रश्न पूछने की प्रकृति धीरे धीरे बिहार को छोड़ के नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ते जा रही है और इसकी
आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में शॉर्ट नोट्स में सिर्फ बिहार का इतिहास पूछा जाए और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपको लिखने पड़े वो मॉडर्न इंडिया से लिखने पड़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप तैयार रहिए। आगे के वीडियो में मैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कई जैसे आदिवासी और किसान आंदोलन पे एक वीडियो बनाऊंगा, कांग्रेस के उदय पे आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा। तो कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे लगातार मैं वीडियो डालता रहूंगा और मुझे लगता है कि मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूं, जब परीक्षाएं होंगी आयोजित आपकी मेंस की, आप देखना इसमें से हूबहू प्रश्न आपके जरूर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से अच्छे कंटेंट को पढ़ें और इसको देखें और अपनी तैयारी को धार देकर मेंस की परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करिए। यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद।